नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो जो कि सीडीपी के 25 इम्पोर्टेंट सवाल से रिलेटेड है। और इसमें हमने 25 इम्पोर्टेंट सवाल ऐड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सीरीज एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज़ है, लास्ट मिनट एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम सीडीपी के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 25 क्वेश्चंस हर वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे आपका लास्ट टाइम रिवीजन और बेहतर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल है, बाल विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो बाल विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भाधान से। बाल विकास की प्रक्रिया माता के गर्भ में आने के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाल विकास, बच्चे के विकास की प्रक्रिया जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गर्भाधान से। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है कि वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वृद्धि एक गुणात्मक है या सामाजिक है या संवेगात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा जवाब सही होगा, आप सोचकर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि का तात्पर्य शरीर के आकार, भार और लंबाई में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन से है। तो वृद्धि को हम मात्रा में नाप सकते हैं, यानी उसकी लंबाई, उसका भार, उसका आकार एक मात्रात्मक इकाई में नापा जा सकता है। इसलिए वृद्धि जो है एक मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला सवाल। विकास यानी डेवलपमेंट मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित था, उसी प्रकार विकास एक बड़ी संकल्पना है। तो ये इसका सही आंसर होगा गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों से। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें वृद्धि मात्रात्मक के साथ साथ कार्यकुशलता और व्यवहार गुणात्मक में सुधार भी शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। जैसा कि हम जानते हैं कि ये यूपी टेट की सीडीपी की लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ है और इसमें हम अपना पहला चैप्टर बाल विकास एवं वृद्धि सॉल्व कर रहे हैं। और उसके 25 इंपॉर्टेंट, उस चैप्टर से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप यदि इन सबको सॉल्व करके जाते हैं तो आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के नाते एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। इसीलिए आप इसे ज़रूर सॉल्व करके जाएं। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। विकास की प्रक्रिया होती है, तो आप बताएं विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो विकास की प्रक्रिया होती है सतत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। हालांकि इसकी गति बदल सकती है। तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है? ये अनवरत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निश्चित क्रम में होता है? तो कौन सा सिद्धांत कहता है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका ऑप्शन बी, क्रमबद्धता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों में विकास एक निश्चित क्रम या पैटर्न का होता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, इसीलिए ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला सवाल। वृद्धि एवं विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इनमें से वृद्धि और विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो सकते हैं? फ्रेंड्स आप देखिए सभी ऑप्शंस को। तो इसमें ऑप्शन डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इस चैप्टर से। यदि आप इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ
आप इसे लगा के जाएं, आप एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण। किसी भी व्यक्ति का विकास उसके आनुवांशिक गुणों यानी वंशानुक्रम और उसके आसपास के माहौल वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विकास का कौन सा सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट कहलाता है? सामान्य से विशिष्ट कहलाता है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन ए। बच्चे पहले सामान्य क्रियाएं करते हैं और बाद में विशिष्ट कौशल विकसित करते हैं, जैसे पहले पूरे हाथ से चीजें पकड़ना, फिर उंगलियों से। तो ये कौन सा सिद्धांत है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला सवाल। मस्तिष्कमुखी यानी सिफेलोकॉर्डल विकास का अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सिफेलोकॉर्डल विकास क्या कहता है कि बच्चे का विकास कैसे होता है? तो होता है सिर से पैर की ओर। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार विकास अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल दिशा में होता है, यानी पहले सिर के हिस्से का विकास होता है, फिर धड़ का और अंत में पैरों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिर से पैर की ओर। आप इसे बहुत अच्छे से रेडी करके जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर तैयार करके जाएंगे, इनमें से सवाल आने की प्रबल संभावना है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निकट दूर यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का अर्थ है, इनमें से क्या है प्रॉक्सिमोडिस्टल का? तो इसका सही आंसर है केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास। केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर परिधि या बाहरी अंगों जैसे हाथ और उंगलियों की ओर बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला सवाल। आपका अगला 10वां सवाल है, विकास की गति सभी बच्चों में कैसी होती है? तो विकास की गति सभी बच्चों में अलग अलग होती है। विकास की गति सभी बच्चों में अलग अलग होती है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के कारण हालांकि विकास का क्रम समान होता है, लेकिन हर बच्चे में विकास की दर या गति अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अलग अलग होती है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन विकास का क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक। आर्थिक स्थिति विकास को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह स्वयं बाल मनोविज्ञान में विकास का कोई क्षेत्र नहीं है। और विकास का क्षेत्र पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक, ये 3 विकास के क्षेत्र हैं, जबकि आर्थिक बाल मनोविज्ञान के हिसाब से विकास का क्षेत्र नहीं है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विकास का पहला क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो विकास का पहला क्षेत्र शारीरिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक। विकास की पहली प्रक्रिया में सबसे पहले बच्चे के शरीर और अंगों का विकास होता है, जो अन्य सभी प्रकार के विकास यानी मानसिक, सामाजिक आदि विकास का आधार बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास, ये विकास का पहला क्षेत्र है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला सवाल। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कुछ वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, केवल किशोरावस्था तक भी चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या केवल बचपन के लिए भी नहीं है। विकास कैसी प्रक्रिया है? ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखता और बदलता रहता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला सवाल। बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन है? आप बताएं, बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन है? तो बाल विकास का अध्ययन है गर्भाधान से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तनों का। विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसका बाल विकास एक हिस्सा है, मानव जीवन भर यानी गर्भाधान से लेकर
मृत्यु तक होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो इसका सही आंसर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल क्या है? विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करता है? व्यक्तिगत अंतर को कौन सा सिद्धांत स्वीकार करता है? तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, उनके विकास की दर, क्षमताएं और रुचियां अलग अलग होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। वृद्धि का संबंध मुख्यतः किससे है? तो वृद्धि का संबंध मुख्यतः किससे है, आप बताएं। वृद्धि कैसी इकाई है? ये मात्रात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? मात्रात्मक इकाई है। तो वृद्धि में हम क्या क्या मापते हैं? तो आकार एवं वजन। वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे लंबाई, आकार और वजन का बढ़ना। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विकास का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो विकास हम जैसा जानते हैं एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि भी शामिल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल लंबाई का बढ़ना, या सोच, भाषा एवं व्यवहार में परिवर्तन, केवल वजन का बढ़ना, या बाल बढ़ना। तो इनमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, विकास गुणात्मक परिवर्तनों से जुड़ा है, जैसे सोचने के तरीके में सुधार, भाषा कौशल का बढ़ना और व्यवहार में परिपक्वता आना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य है, इनमें से कौन सा है? आप बताएं। केवल शारीरिक विकास, परीक्षा पास करना, नौकरी प्राप्त करना, या बालक के सर्वांगीण विकास को समझना। तो बाल विकास क्या करता है? बालक के सर्वांगीण विकास को समझता है। बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक सभी प्रकार के विकास को समझना और सुगम बनाना है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न। विकास की दिशा सामान्यतः होती है। तो विकास की दिशा सामान्यतः कैसी होती है? आप बताएं। केवल दाएं से बाएं, सिर से पैर एवं केंद्र से बाहरी भागों की ओर, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, या पैर से सिर की ओर। तो विकास की दिशा कैसी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिर से पैर एवं केंद्र से बाहरी भागों की ओर। यह सिफेलो कॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांतों को मिलाकर विकास की सामान्य दिशाओं का वर्णन करता है। सिफेलो कॉडल में क्या कहा गया है कि इसमें सर से पैर की ओर होता है विकास, और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी निकट दूर का सिद्धांत क्या कहता है? अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी अंगों का विकास समान गति से नहीं होता? तो कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो कहता है कि सभी अंगों का विकास समान गति से नहीं होता? तो ऑप्शन ए है परिपक्वता का सिद्धांत। असमान विकास, समानता या निरंतरता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, असमान विकास। विकास की दर विभिन्न अवस्थाओं और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क का विकास शरीर के अन्य अंगों की तुलना में पहले तेजी से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, असमान विकास। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला सवाल। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि वृद्धि एक मात्रात्मक इकाई है और विकास एक बड़े
बड़े क्षेत्र को कवर करती है, यानी उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल होता है। तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए, वृद्धि केवल मात्रात्मक, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। वृद्धि को मापा जा सकता है मात्रात्मक, जबकि विकास के परिणाम के साथ साथ गुणों जैसे कार्यक्षमता में सुधार भी शामिल होता है, यानी विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न। बाल विकास में वातावरण का क्या महत्व है। तो बाल विकास में वातावरण का क्या महत्व है, आप इसे खुद भी आंसर कर सकते हैं कि वातावरण बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। केवल भोजन तक सीमित, बहुत महत्वपूर्ण, केवल विद्यालय तक सीमित, कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। एक अच्छा वातावरण बच्चे की जन्मजात क्षमताओं को अधिकतम सीमा तक विकसित होने में मदद करता है। तो बच्चे को अफेक्ट करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको एक बार अच्छे से रीड करके जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन विकास को प्रभावित नहीं करता। तो ऐसा कौन सा कारक है जो विकास को प्रभावित नहीं करता। पहला भाग्य, वंशानुक्रम, पोषण, वातावरण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वंशानुक्रम बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम भी करता है, वातावरण भी करता है और पोषण तो करता ही करता है, क्योंकि जैसा बच्चे को पोषण मिलेगा वैसा ही उसका विकास होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों। अब भाग्य एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चे के विकास को डायरेक्ट प्रभावित नहीं करता, ये कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मनोविज्ञान में भाग्य को विकास को प्रभावित करने वाले एक वैज्ञानिक कारक के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग्य। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विकास का सही कथन कौन सा है। तो विकास का सही कथन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है, विकास रुक रुक कर होता है, विकास जीवन भर चलता है, विकास केवल शारीरिक है, विकास सभी में समान होता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा विकास जीवन भर चलता है। यह विकास के निरंतरता के सिद्धांत को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकास जीवन भर चलता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न। यूपी टेट में बाल विकास से मुख्यतः कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप बता सकते हैं, ये आपके लिए है। तो कैसे सब सवाल पूछे जाते हैं, तथ्य एवं कक्षा परिस्थिति यानी पेडागॉजी आधारित। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पेडागॉजी आधारित प्रश्न। तो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट में तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ यह भी परखा जाता है कि एक भावी शिक्षक कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों में उस ज्ञान या बाल विकास के सिद्धांत को कैसे लागू करेगा। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, कि आप जब स्टडी करते हैं बाल विकास तो उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, तो आप इसमें इस आंसर में देख सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं विकास एवं वृद्धि से। किससे लिए गए हैं, बाल विकास एवं वृद्धि के टॉपिक से या चैप्टर से ये सवाल लिए गए हैं। और लगभग इन 25 क्वेश्चनों में आपका पूरा चैप्टर समाहित हो जाता है। इसलिए यदि आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आप उस चैप्टर में, बाल विकास एवं वृद्धि के चैप्टर में अलग तरीके का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और शायद ही इससे बाहर प्रश्न पूछे जाएं। और यदि पूछे भी जाते हैं तो इन्हीं प्रश्नों को आधार बनाकर वो प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुछ अलग लैंग्वेज में या किसी और तरीके से पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपको पहला चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है तो आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे, तो उसके माध्यम से आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से आप उसे अपने दिमाग में सुरक्षित रख सकते हैं और आपका प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू।